गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं, जिसमें आज बिहार स्पेशल है। तो आइए हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 6? क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर का भाग 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार सरकार के कितने अंग हैं? 2 नंबर का प्रश्न है, बिहार सरकार के कितने अंग हैं? ए 2 अंग, बी 3 अंग, सी 4 अंग या डी इनमें से कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? बिहार सरकार के कितने अंग हैं? तो बी नंबर का होगा 3 अंग। कौन कौन है दोस्तों? कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है? राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है। ए 117, बी 119, सी 168 या डी 169? किस धारा में दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल का गठन का प्रावधान है? तो सी नंबर का हो जाएगा राइट आंसर 168। देखिए, केंद्र में भी संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। और विधानमंडल में का जो गठन किया गया है, तो विधानमंडल के भी कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। 3 अंग। सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यदि विधानमंडल के भी बात किया जाए तो 3 अंग हैं। कौन कौन? राज्यपाल, देखिए राज्यपाल, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। यदि संघीय में जाएं तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संविधान के किस धारा के अंतर्गत विधानमंडल का गठन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का, अविभाजित बिहार में 14 नवंबर 2000 तक विधानसभा के कुल कितने सीटें थी? ए 37, बी 243, सी 62 या डी 324? क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों 15 नवंबर को 2000 को क्या हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, स्थापना हुआ। ठीक है, उस समय तक दोस्तों, यानी कि 14 नवंबर 2000 तक बिहार में 324 विधानसभा के कुल सीटें थी, जो कि बाद में कितने हैं अभी वर्तमान में? 243। तो ये पूर्व में हो गया दोस्तों, पूर्व में 324। ठीक है, अब है दोस्तों यहाँ देखिए एक ऑप्शन है 37। ये क्या है दोस्तों? 14 नवंबर के पूर्व के क्या है? जिले, ये जिले हो गए।
और दोस्तों ये 37 जो है दोस्तों, सॉरी 37 जो है क्या है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद, ठीक है, निर्माण के बाद। और पहले देखिए ये क्या है, पहले 62 जिले थे और झारखंड बनने के बाद 37 जिले, पूर्व में 62 जिले। तो विधानसभा के कुल कितने सीटें थी पहले, 324 सीटें। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 243। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, बिहार राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, विधान परिषद के प्रति, या डी विधानसभा के प्रति। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर का विधानसभा के प्रति। ए नंबर का देखिए ऑप्शन दोस्तों लोकसभा के प्रति, ये क्या है, ये केंद्रीय मंत्री परिषद। यदि केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पूछा जाए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है दोस्तों लोकसभा के प्रति। यदि राज्य के बारे में पूछा जाए तो विधानसभा के प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, बिहार में उच्च सदन की कुल कितने सीटें हैं। ए 16 सीटें, बी 40 सीटें, सी 75 सीटें, या डी 245 सीटें, या ई इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, देखिए ऑप्शन देखिए, ए नंबर का ऑप्शन है 16 सीटें। ये बिहार में क्या है, राज्यसभा के सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा के सीटें। 40 क्या है बिहार में, लोकसभा की सीटें। 75 क्या है दोस्तों, उच्च सदन यानी कि विधान परिषद की सीटें। 245 क्या है दोस्तों, कुल राज्यसभा की वर्तमान सीटें जो अभी सदस्य चुनकर आते हैं 245। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 सीटें उच्च सदन। विधान परिषद को दोस्तों क्या बोला जाता है, उच्च सदन, जबकि केंद्र में राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन। निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन विधानसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 7 नंबर का प्रश्न होगा, बिहार विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ए 1/2 सदस्य, बी 1/3 सदस्य, सी 1/12 सदस्य, या डी इनमें से कोई नहीं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों शिक्षक प्रतिनिधि के द्वारा कितना होता है, तो कुल सदस्य कितना है दोस्तों, 75। ठीक है, तो कितने सदस्यों का होता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/12। ठीक है, सी नंबर का। प्लस में दोस्तों एक है स्नातकों द्वारा। यदि स्नातकों के बारे में पूछा जाए तो स्नातकों द्वारा भी कितना है दोस्तों, 1/12। जबकि 1/3 सदस्य दोस्तों विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला परिषदों एवं स्थानीय स्वशासन की अन्य संस्थाओं के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इनके द्वारा 1/3 सदस्य का भी चुनाव होता है, जबकि स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्य, शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा 1/12 सदस्य, जबकि शेष सदस्य जो बच जाते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष दोस्तों विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है, उच्च सदन है, और इसका दोस्तों विघटन नहीं होता है। ठीक है, ये जो सदन है ये विघटन नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष बहुत सारे सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य। देखिए ऑप्शन यहाँ पर है 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य। तो राइट आंसर क्या होगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का पूछा जाए तो कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष।
जिस तरह केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। यदि विधान परिषद के कार्यकाल पूछा जाए तो इसका कार्यकाल दोस्तों नहीं होता है, ये कभी विघटन नहीं होता है। सदस्यों के बारे में पूछा जाए तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। विधान परिषद या राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है दोस्तों, अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। तो इस तरह के प्रश्न पर ध्यान देना है दोस्तों। यह उच्च सदन है, राज्यसभा विधान परिषद कैसा सदन है, उच्च सदन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 9 नंबर का प्रश्न होगा, बिहार में कार्यपालिका का मुखिया कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी महाधिवक्ता। कार्यपालिका का मुखिया दोस्तों कौन होता है? तो सी नंबर का राज्यपाल राइट आंसर होगा दोस्तों। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का मुखिया होता है, ठीक है। सरकार के कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, बिहार में कार्यपालिका के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के राजनीतिक प्रमुख। दोस्तों प्रश्नों को थोड़ा सा पकड़ना है कि ये कह क्या रहा है। कार्यपालिका के राजनीतिक प्रमुख, देखिए राजनीतिक प्रमुख के बारे में यदि बोला जाए तो क्या होगा राइट आंसर? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या महाधिवक्ता। क्या होगा राइट आंसर? राजनीतिक प्रमुख दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, जबकि मुखिया कौन होता है? मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। यानी कि जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख के बारे में बात किया जाए तो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होगा, सीएम होगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। कार्यपालिका के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? सीएम होते हैं राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक और यहाँ पर प्रश्न आते हैं दोस्तों 11 नंबर का, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राज्य का होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होता है, कार्यपालिका के राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी मुख्य सचिव। कौन होते हैं? डी नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव दोस्तों कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य का जो मुख्य सचिव होता है दोस्तों कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 12 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का परामर्श दे सकता है? देखिए राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के आदेश से राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत यह प्रक्रिया है दोस्तों? ए 360, बी 352, सी 356 या डी 368। देखिए दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है क्या है? 360। तो ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का ही अधिकार है। क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। कितना है? 360। बी नंबर का देखिए दोस्तों 352। तो 352 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि युद्ध जैसे हालात पर ये, युद्ध और शांति जैसे हालात पर ये किए जाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सी नंबर का देखिए 356। तो ये क्या है दोस्तों? 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कितना है दोस्तों? 356, ठीक है। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। 352 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल।
अब देखिए 368 ये क्या है दोस्तों, ये तो संविधान संशोधन का जो है, ये है संविधान संशोधन। ठीक है, आप बाय ऑप्शन भी देखिए दोस्तों हल कर सकते हैं, तो इससे गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? ए जनवरी 1911, बी फरवरी 1912, सी फरवरी 1916 या डी फरवरी 1917। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ये 9 फरवरी इसका स्थापना दिवस है दोस्तों, 9 फरवरी 1916। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्य के राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी महाधिवक्ता या डी राज्यपाल। क्या होगा राइट आंसर? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? ये देखिए अनुच्छेद 217 आप देखिएगा, अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित है, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति, राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखना होगा कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति एससी के जो सीजेआई हैं मुख्य न्यायाधीश हैं, प्लस राज्यपाल के परामर्श, इसके इस संयुक्त रूप से परामर्श के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जबकि अन्य न्यायाधीश की बात किया जाए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, किंतु इसमें राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के जो सीजीबी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 216, बी अनुच्छेद 214, सी अनुच्छेद 231 या डी अनुच्छेद 217। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर का देखिए 231, यानी कि 2 राज्यों से अधिक आप हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है, 2 राज्यों में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है मिलाकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों डी नंबर का राष्ट्रपति ही करता है, किंतु राज्यपाल प्लस भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्लस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये तीनों के परामर्श से ही, ठीक है, तीनों के परामर्श से ही राष्ट्रपति इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु संबंधी विवाद का निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है दोस्तों? राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या राष्ट्रपति। तो दोस्तों उच्च न्यायालय या
सुप्रीम कोर्ट से संबंधित न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों संबंधित जो भी निर्णय है वो राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 18 नंबर का प्रश्न है, राज्य के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? राजकीय कोष से, भारत के संचित निधि से, भारत के बजट प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का, भारत के संचित निधि से। क्यों? क्योंकि कोर्ट संबंधित जो हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह राष्ट्रपति के निगरानी में ही है, तो राष्ट्रपति द्वारा ही इनके समस्त निर्णय लिए जाते हैं। तो भारत के संचित निधि से ही न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार संबंधित कोई भी मामला सीधे हाईकोर्ट में लाया जा सकता है? देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी निर्णय हाईकोर्ट में लाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 231 या डी अनुच्छेद 217। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का, अनुच्छेद 226। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ए महाधिवक्ता, बी अटॉर्नी जनरल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यपाल। क्या होगा राइट आंसर? उच्चतम विधि अधिकारी जो है दोस्तों एडवोकेट जनरल, यानी कि ए नंबर का महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं दोस्तों महाधिवक्ता। 165 अनुच्छेद में आप देखेंगे महाधिवक्ता के बारे में। राज्यपाल जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही इनका सेवा काल होता है। एडवोकेट जनरल इन्हें कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और केंद्र में दोस्तों होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये होता है केंद्र में, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं दोस्तों? महान्यायवादी, जबकि महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 21 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता को सदन में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ए अनुच्छेद 116, बी अनुच्छेद 177, सी अनुच्छेद 231 या डी अनुच्छेद 222। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी अनुच्छेद 177। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हाईकोर्ट न्यायाधीशों को किसी दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है? किसी भी केस को दूसरे कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर का देखिए 222 के द्वारा दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किसी दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्न में नगरीय शासन का शीर्ष निकाय है। निम्न में नगरीय शासन का शीर्ष निकाय क्या है? ए नगर निगम, बी नगर पंचायत, सी महानगर निगम या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का महानगर निगम। दोस्तों 20 लाख से अधिक आबादी पर
आबादी जब रहता है तो महानगर के दायरे में आ जाता है, ठीक है। जबकि नगर निगम की बात करें तो नगर निगम कितना है दोस्तों, 10 लाख। नगर पालिका कितना है दोस्तों, 5 लाख से अधिक, ठीक है, और 10 लाख से कम नगर पालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बिहार में 2007 से त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगर निगमों, नगर निकायों, सभी कोटि के पदों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? कितने प्रतिशत आरक्षण है? ए 25%, बी 35%, सी 50% या डी 60%। क्या होगा राइट आंसर? सी 50%, यानी 50% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दोस्तों अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें ताकि हम और वीडियो आप लोगों के बीच इसी तरह लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग की स्थापना करने का प्रावधान है। वित्त आयोग, प्रत्येक राज्य में भी एक वित्त आयोग होता है दोस्तों। वित्त आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? ए 257, बी 312, सी 243 मौ या डी 245 ख। किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों यह प्रावधान? सी नंबर का देखिए 243 मौ, ठीक है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? ए अगस्त 1916, बी अक्टूबर 1917, सी अगस्त 1952, डी सितंबर 1968। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगस्त 1952। देखिए 15 अगस्त 1952 को यह अस्तित्व में आया पटना नगर निगम। और देखिए एक ऑप्शन है दोस्तों अक्टूबर 1916। तो अक्टूबर 1916 क्या है दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, अक्टूबर 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 27 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस धारा में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे? ग्राम पंचायतों का गठन करे। क्या होगा राइट आंसर? ए 30, बी धारा 40, सी धारा 73 या धारा 43। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40। अनुच्छेद 40 दोस्तों किससे संबंधित है? तो पंचायती से संबंधित है। देखिए पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 28 नंबर का प्रश्न है। बलवंत राय मेहता संबंधित है। देखिए बलवंत राय मेहता संबंधित है कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से, पंचायती राज गठन से या डी इनमें से कोई नहीं। तो बलवंत राय मेहता संबंधित है दोस्तों। देखिए 1956 में जो है यह नियुक्ति किया गया था इनको भारत सरकार ने पंचायती राज गठन। ये राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज गठन से। ये दोस्तों 1956 में नियुक्ति हुआ था भारत सरकार के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज गठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1992, बी 1993, सी 1961 या डी 1986। क्या होगा राइट आंसर? बी 1993 में पंचायती राज का गठन हुआ। कहाँ? बिहार में, ठीक है। और जबकि 1992 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा ये गठन किया गया। पंचायती राज गठन भारत सरकार के द्वारा 1992 में, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 73वां, देखिए
73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन दोस्तों संबंधित है पंचायती राज अधिनियम से। 1993 में लागू हुआ दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 1992 में भारत सरकार द्वारा दोस्तों 1992 में, जबकि बिहार सरकार के द्वारा 1993 में। कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1992 में, बिहार सरकार के द्वारा 1993 में। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का, बिहार राज्य में ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं? तो दोस्तों बिहार राज्य में ग्राम पंचायत के अंग जो हैं कितने हैं? ए 3 अंग, बी 4 अंग, सी 5 अंग या डी 6 अंग। तो दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों ग्राम पंचायत में कितने अंग हैं बिहार राज्य में? तो 6 अंग हैं। अन्य राज्यों में दोस्तों बदल भी हो सकते हैं, इसमें चेंजिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। हमें यहाँ बिहार राज्य में ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया है, तो कितने हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन 6 अंग हैं दोस्तों, ये भी हम आपको बता देते हैं। बिहार राज्य में ग्राम पंचायत के 6 अंग हैं। ग्राम सभा, ठीक है, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं दोस्तों। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी। ठीक है, तो कितने अंग हैं दोस्तों? 6 अंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार के ग्राम पंचायतों में कार्यकारिणी समिति का प्रधान कौन होता है? ए प्रमुख, बी मुखिया, सी सरपंच या डी प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर का होगा दोस्तों, मुखिया, जो कि कार्यकारिणी समिति का क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, ये मुखिया कार्यकारिणी समिति का प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों 8 अन्य सदस्य भी होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 8 अन्य सदस्य भी होते हैं। चलिए, लेकिन प्रधान होता है मुखिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो प्रत्येक राज्य में दोस्तों लोक सेवा की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 280 या डी अनुच्छेद 350। लोक सेवा आयोग PSC, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये है दोस्तों 315, ऑप्शन ए 315। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि संघ तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है? किस अनुच्छेद के द्वारा है? जैसे कि संघ तथा राज्य की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है, यानी कि यूपीएससी, और मान लीजिए राज्य में है तो बीपीएससी, यूपीपीएससी। अन्य राज्यों में भी जो पीएससी हैं और संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसे लेने का जो प्रावधान दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 280 में या अनुच्छेद 350 में, किसके अनुसार है दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों, 320 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यूपीएससी और बीपीएससी अन्य राज्यों में जो है अपने राज्यों में लोक सेवा आयोग विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करे। ठीक है, चलिए 34 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रेषित करता है दोस्तों? किसके सामने प्रस्तुत करता है? एक मुख्यमंत्री को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी अटॉर्नी जनरल को या डी राज्यपाल को। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों देखिए यहाँ
323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होता है किसे प्रस्तुत करता है? डी नंबर का राज्यपाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार की शक्तियों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? ए 6 सूचियों में, बी 4 सूचियों में, सी 3 सूचियों में या डी 2 सूचियों में। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 सूचियों में। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, जिसमें कि दोस्तों शिक्षा किस में है? समवर्ती सूची में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।